Okay, my screen is able to see you. You can see my screen. Yeah, it's good. Okay, I think here some light, electricity, no, shut off here. So that's why my internet is off. So no problem. So where we are, pointing the telescope towards the target. It is also very critical task. Why? Because when you go far away from the city ना, तो जो भी स्काई दिखेगा वहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे स्काई में, जितना सिटी में नहीं दिखते। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट जहाँ आप ऑब्जर्व करना चाहते हो जिस स्टार को या जिस एरिया को, वहाँ पे एग्जैक्टली आपका इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आउट करना, ये भी बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। जनरली इसे करने के लिए हम माउंट जो होता है टेलीस्कोप का उसका यूज करते हैं, या फिर व्यू फाइंडर होता है उसका यूज करते हैं, या उससे भी आगे आपके पास अगर लेजर पॉइंटर है तो यू कैन ऑल्सो यूज द लेजर पॉइंटर टू set or to target your telescope. So after that, once you target or once you focus your telescope towards the target, then start taking the observations, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए जाते हैं, कौन से रीडिंग्स होते हैं, क्या होता है। तो ये जनरल ये स्टेप्स इसमें कवर होती है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर। तो अभी हम इसमें थोड़ा डिटेल जाने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो आपको सेलेस्टियल स्पीयर दिखता है, ओके, जो सेलेस्टियल स्पीयर आपको दिखता है उसमें आपको एग्जैक्टली मीन्स क्या क्या दिखता है, उसे कैसा बायफरगेट करना है या ऑलरेडी कैसा बायफरगेट किया है, ये देखने वाले हैं। और इसका जो स्टार्ट है ये कॉन्स्टिलेशन से होने वाला है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि कॉन्स्टिलेशंस, उसके नाम, इस कॉन्स्टिलेशन में ये ऑब्जेक्ट है। तो एग्जैक्टली ये कॉन्स्टिलेशन है क्या? सो बेसिकली द कॉन्स्टिलेशन इज दैट वी डिवाइडेड दिस सेलेस्टियल स्पीयर इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, विजिबल ऑब्जेक्ट, जो हमें उसका पैटर्न दिखता है उस ऑब्जेक्ट का, उसमें हमने डिवाइड किया है। एंड वी गेव द नेम, पर्टिकुलर नेम फ्रॉम आवर माइथोलॉजी, स्क्रिप्चर, और उस शेप्स के अकॉर्डिंग उसे हमने नेम दिया है ताकि हम उसे मेमोराइज कर सके अच्छी तरीके से। एंड वी रिलेट दैट नेम टू आवर हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है उससे। तो इसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में हमने जो हेमिस्फीयर, सेलेस्टियल हेमिस्फीयर या स्पीयर हमें दिखता है रात के स्काई में, उसे हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विजिबल एलिमेंट्स लाइक स्टार्स, क्लस्टर्स एंड ऑल दैट। तो इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं जनरली। अभी इस कॉन्स्टिलेशंस के कितने कॉन्स्टिलेशंस है, तो एज पर द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और मॉडर्न ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन जो है, उनके हिसाब से और उनके डेफिनेशन से 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टिलेशंस हमने एक्सेप्ट किए हैं। उनकी बाउंड्री डिफाइन की है 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टिलेशंस की। उसमें से जो कॉन्स्टिलेशन है उसमें क्या क्या होता है, तो एक अल्फा स्टार होता है। अल्फा स्टार मीन्स व्हाट, कि उस कॉन्स्टिलेशन में सबसे ब्राइट जो स्टार होता है उसे अल्फा स्टार कहते हैं। उसके बाद आता है बीटा स्टार, मीन्स व्हाट, कि अल्फा स्टार से जिसका ब्राइटनेस थोड़ा कम है उसे बीटा स्टार कहते हैं। ये दो स्टार से आप आपकी जो कॉन्स्टिलेशंस है वो लोकेट कर सकते हो या उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। एंड जो थर्ड एलिमेंट होता है उसे एस्ट्रीम कहते हैं। एस्ट एस्ट एस्ट्रिज्म मीन्स व्हाट, कि ये जो स्टार्स होते हैं कॉन्स्टिलेशंस के, उनके पैटर्न से, मीन्स वो स्टार्स के कनेक्ट, उन्हें कनेक्ट करने से एक पैटर्न बनता है और उसे एस्ट्रिज्म्स कहते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स कौन से भी कॉन्स्टिलेशंस में होते हैं, एंड बाय यूजिंग और आइडेंटिफाइंग दिस थ्री एलिमेंट्स आप कौन सा भी कॉन्स्टिलेशंस ढूंढ सकते हो, ओके। बिफोर 1920 एस्टेरिज्म्स एंड कॉन्स्टिलेशंस को एक ही माना जाता था, बट आफ्टर 2090 उनकी जब बाउंड्री डिसाइड हुई, तो उसके बाद जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशंस में एक पर्टिकुलर विजिबल पैटर्न दिखता है उसे एस्ट्रिज्म्स कहते हैं, और बाकी बाउंड्री विद दैट बाउंड्री उसे कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। हम ये देखेंगे आगे जब वर्चुअल सॉफ्टवेयर में हम इसे देखने वाले। देन उसके बाद है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में टोटल 36 कॉन्स्टिलेशंस है नॉर्थ साइड को, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में 52 कॉन्स्टिलेशंस है, ओके।
So by combining or summing up this both areas of area constellations, total 88 constellations है. अभी इसका स्टोरी थोड़ा ऐसा है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कॉन्स्टिलेशंस है जनरली ग्रीक माइथोलॉजी के रिलेटेड है, और जो ऑब्जर्वर्स थे ग्रीक माइथोलॉजी में या ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में, उन्होंने ऑब्जर्व करके ये कॉन्स्टिलेशंस बनाए थे. बट ऑब्वियस है कि जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे वो नॉर्थर्न रीजन में आते थे, तो उनको साउथर्न रीजन के स्टार्स या कॉन्स्टिलेशंस या जो भी पैटर्न्स थे वो विजिबल नहीं थे, इसीलिए साउथर्न रीजन्स के कॉन्स्टिलेशंस उनके माइथोलॉजी से ज़्यादा नहीं रिलेट करते. बट व्हेन आफ्टर नो साउथर्न हेमिस्फीयर में जब एस्ट्रोनॉमी बढ़ने लगी या ग्लोबल होने लगी, तब हमने साउथर्न हेमिस्फीयर को भी कॉन्स्टिलेशन में डिवाइड किया. तो इस तरह से 88 कॉन्स्टिलेशंस टोटली कंप्लीट हुए हैं. ओके. एंड सबसे जो बिगेस्ट कॉन्स्टिलेशन है ये पूरे 88 कॉन्स्टिलेशन में से, वो है हाइड्रा. उसका जो एरिया है वो लगभग 1300 स्क्वायर डिग्री है. मीन्स व्हाट, जैसे हम मीटर इंटू मीटर करते हैं स्क्वायर मीटर एरिया को, वैसा ही हम एंगल, एक डायरेक्शन में कितना एंगल है और दूसरे डायरेक्शन में कितना एंगल है, इसका अगर हम सम अप करेंगे तो उसे स्क्वायर डिग्री कहते हैं. तो इतना एरिया हाइड्रा ने कवर किया है. एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिलेशन फ्रॉम 88 नंबर क्रुक्स है. तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में जो क्रॉस है, साउथर्न क्रॉस जिसे कहते हैं कॉन्स्टिलेशन को, उसमें से छोटा सा पार्ट है, उसे अलग कॉन्स्टिलेशंस के नाम में लिखा गया है. तो ये सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन है. ओके. सो ये पूरा ऐसा कॉन्स्टिलेशन, ये जो हेमिस्फीयर दिख रहे हो आप, सेलेस्टियल हेमिस्फीयर, ये ऐसे कॉन्स्टिलेशंस के शेप में डिवाइड किया गया है. अभी जैसा मैंने आपको कहा था कि व्हाई वी डिवाइडेड दिस हेमिस्फीयर इनटू द कॉन्स्टिलेशन, बिकॉज जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी सिटी में आप जाते हो, नए सिटी में, तो वहाँ के एरियाज को नाम दिया जाता है और उसकी बाउंड्रीज डिफाइन की जाती है. लाइक पुणे, पूना में अलग अलग एरियाज है, लाइक स्वारगेट है, शिवाजी नगर है, कैंप है. तो हमने ऐसे नाम क्यों दिए, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टिंग टू डिगिंग समथिंग और सर्च समथिंग इन पर्टिकुलर एरिया, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सके. सेम सिमिलर स्काई में भी होता है कि हमें अगर पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में कुछ ढूंढना है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, तो हमें उस एरिया का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है. इसलिए हमने उस एरिया को कॉन्स्टिलेशन में डिवाइड किया है और उनको पर्टिकुलर नाम और पैटर्न दिए हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके. ओके. सो दिस इज द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिलेशंस. अभी एवरी एमेचर एस्ट्रोनॉमर, जितने भी एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स है, उनको ये कॉन्स्टिलेशंस जो है ये पता होने चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए. मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने अगर आज स्टार्ट किया तो अगले 10 दिन में आपको सब कॉन्स्टिलेशंस आ जाएंगे, आइडेंटिफाई होंगे. आपको नंबर ऑफ ईयर्स उसमें ऑब्जर्वेशंस में देने पड़ेंगे, तब जाके आपको कॉन्स्टिलेशंस को देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है और इसका लोकेशन क्या है, ये कब आता है, कब उसका स्काई में हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. ओके. एंड फॉर दैट यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे कि ये 3 चीजें हर कॉन्स्टिलेशन में आपको ध्यान में रखनी है. पहला, उसका अल्फा स्टार, कि हर कॉन्स्टिलेशन का एक अल्फा स्टार होता है. अभी कई ऐसे कॉन्स्टिलेशंस है कि उसके अल्फा स्टार जो है ये अर्थ से काफी फेंट दिखते हैं. ओके. सो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड एस्टेरिज्म. मीन्स व्हाट, कि उस कॉन्स्टिलेशंस के कुछ स्टार्स को मिला के कुछ पैटर्न बनता है, तो उस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है. अगर उसमें अल्फा स्टार का ब्राइटनेस या विजिबिलिटी काफी कम है, तो एस्टेरिज्म को आपको मेमोराइज करना है फॉर पर्टिकुलर दैट कॉन्स्टिलेशन. ओके. सो एक बार आपने ये स्टडी किया तो आपको कॉन्स्टिलेशंस फाइंड आउट करना आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी इज दैट कि आपको कॉन्स्टिलेशंस फाइंड आउट करना आना चाहिए. ओके. अभी ये जो 88 कॉन्स्टिलेशंस है, उसमें से कुछ कॉन्स्टिलेशंस को हमने जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस कर नाम दिया है. व्हाई? बिकॉज इन थ्रू आउट द ईयर दिस जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस जो है वो सन के पाथ को होस्ट करते हैं. मीन्स व्हाट, कि जो सन है, एक्चुअल में क्या है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है,
बट हमें जो दिखता है मीन्स व्हाट वी परसीव फ्रॉम अर्थ कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो वी टेक दैट आइडियोलॉजी कि सन जिस पाथ में अर्थ से दिखता है, परसीव होता है ट्रैवल करते हुए, तो उस पाथ में जितने कॉन्स्टिलेशंस आते हैं उसको हमने जोडाइक कॉन्स्टिलेशन कहा है। ओके, सो ये जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस टोटल कितने हैं? तो बेसिकली ये 12 कॉन्स्टिलेशंस है, जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस। आप अगर पूरे स्पीयर को मीन्स सर्कल को 360 डिग्री को डिवाइड करोगे, बिकॉज जो सन है एक जोडाइक एक कॉन्स्टिलेशन में लगभग 30 डिग्री तक रहता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो आपको 12 जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस मिलेंगे। ओके, तो इसका जो इस्तेमाल है मीन्स ये जोडाइक कॉन्स्टिलेशन का यूज कहाँ करते थे इन पास्ट एराज? तो उसका इस्तेमाल करते थे कि साल की कौन सी टाइम है मीन्स जो ईयर होता है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर और अर्थ ईयर, तो उसमें हम किस पोजीशन में है, किस टाइम में है, कि समर है, विंटर है या रेनी सीजन है। अ, तो इस टाइम को डिफाइन करने के लिए हम जोडाइक कॉन्स्टिलेशन का यूज करते थे। तो इस जोडाइक कॉन्स्टिलेशन में बेसिकली क्या है कि जब किसी कॉन्स्टिलेशन में सन एंटर होता है जोडाइक कॉन्स्टिलेशन में, तो पर्टिकुलर उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि इट इज द स्टार्ट ऑफ विंटर और इट इज द स्टार्ट ऑफ समर, लाइक दैट। बट यहाँ पे एक चीज एडिशनल मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यू नो दैट कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन नॉट एग्जैक्टली इन सर्कुलर पैटर्न। ओके, अर्थ जो है सन के अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है वो एग्जैक्टली सर्कुलर पैटर्न में नहीं रिवॉल्व हो रहा, इट हैज सम इलिप्टिकल पाथ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं कि इलिप्टिकल पाथ। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली 360 डिग्री, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, एंड द 13th जोडाइक कॉन्स्टिलेशन और द कॉन्स्टिलेशन वो जो है एफिकस है। अभी ये जो यहाँ पे इमेज आपको दिख रही है राइट हियर, तो ये हमने जो इलिप्टिकल वे है या इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है सन का, उसको डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में, जिसे हम जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं या जोडाइक साइंस कह सकते हो आप। बट ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, इसकी वजह से इसके एग्जैक्टली 12 पार्ट्स नहीं होते, एक ज्यादा पार्ट होता है जिसे एफिकस कहते हैं। एफिकस जो है ये जोडाइक कॉन्स्टिलेशन में नहीं आता, बट टू अकोमोडेट दिस स्पेस वी गिव वी गेव हियर सम नेम एंड पैटर्न। ये पैटर्न को हमने कुछ नाम दिया है और इसे हमने एक कॉन्स्टिलेशन ही कहा है, बट इट इज नॉट गेम इन द जोडाइक कॉन्स्टिलेशन। ओके, सो ये जोडाइक कॉन्स्टिलेशन का पूरा टर्मिनोलॉजी है। फिर से अगर शॉर्ट में इसका समरी मैं बताना चाहता हूँ तो ऐसा है कि इन पास्ट एरा वी नीड टू डिफाइन द टाइम्स इन ईयर, कि ईयर में पर्टिकुलर टाइम कब क्या है, कौन सा है, ये डिफाइन करने के लिए हमने सन के पाथ को ट्रैक किया और हमने जाना कि ये सन का पाथ जो है ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन से ही जाता है थ्रू आउट द ईयर। तो उसको हमने यूज किया टू डिफाइन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर। ओके, और उसका रेफरेंस लेके हम पता कर सकते थे कि बारिश कब होने वाली है, देन समर कब आने वाला है, विंटर कब आने वाला है। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोडाइक साइन। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिलेशंस एंड जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस एंड अदर थिंग्स, देर आर ऑल्सो सम ऑब्जेक्ट्स। अभी ये कौन से ऑब्जेक्ट्स है? तो इसकी छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जो है चार्ल्स मेसियर, इसने अलग अलग कॉमेट्स को ढूंढना शुरू किया। बट वाइल सर्चिंग फॉर द कॉमेट, आपको पता है कि कॉमेट जो है वेरी फेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो कॉमेट को सर्च करते करते उसने ये सर्च किया कि अपार्ट फ्रॉम कॉमेट एंड स्टार्स देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्काई। तो उसने उसके नोट डाउन्स करना शुरू किया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स है। तो जितने ऑब्जेक्ट्स उसको मिले, इट इज अराउंड 110 ऑब्जेक्ट्स उसको मिले, कि जो कॉमेट भी नहीं थे बेसिकली एंड जो स्टार्स तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो उसको उस कैटलॉग के ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया मेसियर ऑब्जेक्ट्स। ओके,
एंड दे इंक्लूड्स नेबुलास, गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो ये मेसियर ऑब्जेक्ट्स पूरे 110 ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, तो जिसमें कोई गैलेक्सीज भी है, कोई नेबुलाज है, क्लस्टर्स है। तो ये मेसियर ऑब्जेक्ट काफी फेंट होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस में उन्हें मीन्स देखा जा सकता है। एंड इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द मेसियर ऑब्जेक्ट थ्रू नेकेड आई, तो आपको सिर्फ लगभग 7 से 10 मेसियर ऑब्जेक्ट है जो नेकेड आई से देखे जाते हैं, लाइक ओरायन नेबुला, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, देन प्लीड्स जिसे हम कहते हैं जो टॉरस में आता है, प्लीड्स। तो ये ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं मेसियर ऑब्जेक्ट जो नेकेड आई से देखे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेसियर ऑब्जेक्ट यू नीड टू यूज टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व इट। ओके, सो ये मेसियर ऑब्जेक्ट्स भी है जिसका हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, जैसा कॉन्स्टिलेशन का यूज करते हैं हम किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने के लिए, तो उसी एरिया में अगर स्पेसिफिक एरिया को आपको डिफाइन करना है तो आप इस मेसियर ऑब्जेक्ट्स को भी यूज कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद अभी ये जो पूरा था ये एक वेस्टर्न माइथोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड था, कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी थी उन्होंने स्काई को 88 कॉन्स्टिलेशंस में डिवाइड किया, जोडाइक साइन को डिवाइड किया। बट वी नो दैट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड से अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे। लाइक इन चाइना, चाइना में भी अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो सिमिलर इंडिया में भी, भारत में भी ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे विथ रेफरेंस ऑफ दिस ऑल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमने भी हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स डिफाइन किए हैं सेमी सेलेस्टियल स्फीयर में, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र, जो एक्चुअली सेम कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है। बट फॉर फाइंडिंग द नक्षत्र एंड कॉन्स्टिलेशन फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके, सो इसीलिए ये डायरेक्शन फाइंड कैसे किया जाता है इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ये पहले देखेंगे हम। तो when I talking about the direction, so what do you mean by these directions? Generally for the reference on earth, we divided the earth in 4 direction, like north, south, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जनरली आप क्या करते हो इफ यू डोंट हैव द एस्ट्रोनॉमिकल बैकग्राउंड? तो कोई बता सकता है कि आप क्या करोगे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए? यस। ओ, एम आई ऑडिएबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, कंपास का यूज कर सकते हैं हम। ओके ओके, सॉरी। जो कंपास होता है मोबाइल का, उससे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्शन। ओके, बाय यूजिंग कंपास, बट लेट अज्यूम कि हम इन पास्ट एरा में है जहाँ पे कंपास नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन दैट एरा हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते थे? मून मून और जो सन है हम्म, उसके राइजिंग और राइजिंग कहाँ से होता है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ओके, कौन सी या डायरेक्शन है। इन डे टाइम वी हैव ए रेफरेंस ऑफ सन, कि डे टाइम में तो हमारे पास सन या सूरज का रेफरेंस है, कि सूरज हमें पता है कि ईस्ट से आता है, मींस राइज होता है और वेस्ट को सेट होता है। बट इन नाइट टाइम जहाँ पे सूरज नहीं है, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? और इफ यू से दैट कि मून को हम यूज कर सकते हैं, बट इन 1 मंथ ऑलमोस्ट कि मून सभी दिन नहीं रहता एक मंथ में। ओके, देर आर डेज व्हेन यू कैनॉट सी द मून आल्सो। तो इन दैट केस हाउ यू फाइंड आउट द डायरेक्शंस? Using North Star? ग्रेट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है, डिफिकल्टीज जो है, ये पास्ट एरा में लोगों को आई थी। तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि जो ये स्काई है और इसके जो ऑब्जेक्ट्स है ये कंटिन्यूअस मूव होते हैं, सो वी कैनॉट यूज दैट पर्टिकुलर नो पैटर्न्स टू डिफाइन डायरेक्शन। बट देयर इज वन ऑब्जेक्ट विच थ्रू आउट द ईयर विच स्टे देयर ओनली, और उसका जो प्लेस है, जगह है,
वो वहाँ ही रहता है, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसे उन्होंने नाम दिया नॉर्थ स्टार, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और वो जिस डायरेक्शन में था वो नॉर्थ डायरेक्शन थी। बट हियर इज द अनदर प्रॉब्लम कि उसे फाइंड आउट कैसा किया जाए नॉर्थ स्टार को। हमने तो ऑब्जर्वेशन लेके पता करा कि ये स्टार जो है ये वहाँ ही रहता है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। बट यू आर न्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो उसे पहले लोकेट करना तो आपको आना चाहिए। वंस यू लोकेट दैट नॉर्थ स्टार, देन यू कैन डिफाइन द डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू इट। तो उसे लोकेट करने के लिए दो पॉपुलर मेथड्स है जिसका यूज एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, एमेचर एस्ट्रोनॉमी में। उसमें से जो पहली मेथड है उसका नाम है मीन्स बिग डिपर और उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है जिसके कुछ स्टार्स का यूज करके हम नॉर्थ स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे कर सकते हैं ये मैं यहाँ पे तो दिखाऊंगा, बट व्हेन वी आर सीइंग द डेमो इन सिमुलेशन वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। द सेकेंड वन इज द कैसोपिया, कि कैसोपिया भी एक कॉन्स्टिलेशन का ही नाम है और उसका यूज करके भी हम नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं। ओके, देन ये दोनों का यूज करके हम नॉर्थ स्टार जो है जिसका नाम हमने पोलैरिस रखा है उसे एक बार हमने फाइंड आउट किया। तो वंस वी फाइंड आउट द नॉर्थ स्टार, देन द राइट साइड ऑफ दैट नॉर्थ स्टार इज द ईस्ट, the left side of the north star is the west, and the opposite side of that north star or the polaris is the south. So we can define the direction easily once we locate the polaris. Okay, तो उसे कैसे फाइंड आउट कर सके, जो पहला मेथड था मैंने बताया कि सन का पाथ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो मेथड एक फिगर आउट किया है। ये जो नीचे का आप देख रहे हो शेप, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, बिग डीपर। तो ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को इंडियन कल्चर में या भारतीय कल्चर में सप्तर्षि कहते हैं। ओके, सप्तर्षि नक्षत्र। तो सप्तर्षि जो है या उर्सा मेजर जो है ये ऐसे डिफाइन होता है कि दिस इज द स्क्वायर, और ये जो 4 स्टार यहाँ पे दिख रहे हैं ये, एंड इसके एक साइड को जो ये 3 स्टार्स है ये पूरा मिलके एक कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन होता है। तो इसके जो पहले 2 स्टार है इसको आपको कनेक्ट करना है, एंड देन एक्सटेंड दैट कनेक्टेड लाइन। एक बार आपने वो एक्सटेंड कर ली तो वो आगे जाके एक स्टार को कनेक्ट होती है या इंटरसेक्ट होती है, वो होता है हमारा पोलैरिस। ओके, तो if you can locate the ursa major in northern hemisphere, then by using its first 2 stars you can easily locate the polaris. Okay, जो सेकेंड मेथड है कैसोपिया, उसका मैं जब आप सिमुलेशन देखने वाले हैं स्टेरिलियम में तब मैं बताऊंगा कि बाय यूजिंग कैसोपिया आप कैसे नॉर्थ स्टार को डिफाइन कर सकते हो। अभी हियर इज वन फैक्ट अबाउट द नॉर्थ स्टार, आपको अगर पता है तो, कि व्हाई वी टेक ए रेफरेंस ऑफ नॉर्थ स्टार एज अ पोलर स्टार। ऑब्वियस है कि इट ऑलवेज बी देयर, कि वो वहां पे ही रहता है हमेशा। आप दिन में रात में कभी भी अगर देख पाओ या ऑब्जर्व कर पाओ तो नॉर्थ स्टार की पोजीशन वैसी ही रहती है। बट डू यू नो दैट कि नॉर्थ स्टार भी मूव होता है? इसके बारे में पता है कब किसको? यस, नॉर्थ स्टार भी मूव होता है, एंड उसकी वजह क्या है? अर्थ हैज वोबल वेलोसिटी। वोबल वेलोसिटी मीन्स व्हाट? अर्थ का जो वर्टिकल एक्सेस है जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रहा है उस एक्सेस को टिल्ट है। ओके, एंड ड्यू टू दैट टिल्ट इट हैज ए वोबलिंग वेलोसिटी, और वो वोबल वेलोसिटी जो है उसकी वजह से जो नॉर्थ स्टार या जिसे पोलरिस कहते हैं वो हर 25,000 ईयर में चेंज होता है। ओके, इफ यू सी 25,000 ईयर एगो, तो आपको नॉर्थ स्टार जो है वो अलग नॉर्थ स्टार दिखाई देगा, जो अभी जो पोलैरिस है वो नहीं होगा। एंड इफ यू सी और ऑब्जर्व द इन फ्यूचर 25,000 ईयर्स इन फ्यूचर, तो तब भी आपको ये जो पोलर स्टार है ये चेंज हुआ दिखाई देगा ड्यू टू द वोबलिंग वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ओके, so this is the fact about the polar star. So once you
locate the polar star, you can easily find out the directions. जो मैंने steps बताए थे optical astronomy में, तो उसमें से ये I think थर्ड या सेकंड नंबर का स्टेप था कि आपको डायरेक्शन एंड रेफरेंसेस पहले लोकेट करना है। तो आपको पहले पोलरिस को लोकेट करना है। वंस यू लोकेट द पोलरिस, आपको डायरेक्शन लोकेट कर सकते हो। उसके बाद जो है रेफरेंसेस लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिलेशंस एंड जो जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस एंड अदर कॉन्स्टिलेशंस जो बताए, उनको लोकेट करना होगा। किस कॉन्स्टिलेशन में आपका ऑब्जेक्ट है, टारगेट ऑब्जेक्ट है, उस कॉन्स्टिलेशंस को लोकेट करना है। ओके, सो वंस यू फाइंड आउट द डायरेक्शन, जैसा मैंने कहा कि जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी है, उसमें हमने नक्षत्र का यूज किया है टू डिवाइड द स्काई और टू डिवाइड द सेलेस्टियल स्फीयर। तो ये नक्षत्र एग्जैक्टली कैसे डिवाइड हुए हैं? बेसिकली जो जोडाइक साइंस है या जोडाइक कॉन्स्टिलेशंस है, 12 कॉन्स्टिलेशंस, उसको हमने 27 नक्षत्र में डिवाइड किया है। सो ईच नक्षत्र गेट 13 डिग्री 20 मिनट्स, यू कैन से 13.2 डिग्री। ओके, एंड दैट कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ये स्टार्ट होता है फर्स्ट नक्षत्र जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। ओके, अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है 0 डिग्री से, एंड जैसा आप काउंटिंग करोगे आगे, तो ये जो है धीरे धीरे जाके खत्म होता है लास्ट नक्षत्र पे जिसका नाम है रेवती नक्षत्र। ओके, सो ये 27 नक्षत्र है। बट अगेन, कि जैसे मैंने कहा कि ये जो इलिप्टिकल पाथ है ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, तो इसकी वजह से ये कंप्लीट 360 डिग्री भी नहीं है। तो इसीलिए 28 नंबर का एक एडिशनल नक्षत्र है जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। ओके, सो ये हमें ऐड करना पड़ता है टू कंप्लीट आवर कैलकुलेशन ऑफ 360 डिग्री। ओके, सो ये नक्षत्र का और डिटेल आप अगर देखोगे, तो जो एक नक्षत्र बनता है 13.20 डिग्री से, एम आई ऑडिबल टू यू ना? आई थिंक Yeah, it's good. ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मैसेज आ। ओके, तो एक जो नक्षत्र है ये 13.2 डिग्री से बनता है। बट अगेन इन दैट नक्षत्र ऑल्सो, एज पर आवर एस्ट्रोलॉजी, हमने उसके 4 सेक्शंस की है जिसे पाद कहा जाता है। 4 पादास मीन्स व्हाट, कि एक नक्षत्र के हमने 4 क्वार्टर किए हैं, 4 क्वार्टर्स में उसको डिवाइड किया है, और ईच क्वार्टर जो है उसमें मून आता है। अभी इसका जो लॉजिक ऐसा है कि जैसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ पे हर कॉन्स्टिलेशन में, जोडाइक कॉन्स्टिलेशन में सन पाथ ट्रैवल करता है, तो महीने में एक कॉन्स्टिलेशन में एक बार सन होता है, दूसरे महीने में दूसरे कॉन्स्टिलेशन में, ऐसा 12 महीने में 12 कॉन्स्टिलेशन में या जोडाइक कॉन्स्टिलेशन में सन होता है। वैसे ही जो हमारे नक्षत्र है, मीन्स जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी या भारतीय एस्ट्रोलॉजी है, उनके रेफरेंस से हर नक्षत्र में एक दिन चांद रहता है। ओके, आज एक नक्षत्र में अगर मून होगा, तो नेक्स्ट डे में दूसरे नक्षत्र में जाएगा, तीसरे दिन तीसरे नक्षत्र में जाएगा। तो इस तरह से मून का जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। बट हम उसे रेफरेंस कैसा देते हैं? जब मून राइज होता है, तो वो किस नक्षत्र के साथ राइज होता है, उसे हम कहते हैं उस टाइम का पर्टिकुलर रेफरेंस। जैसा अगर मृग नक्षत्र में मून राइज होता है, तो हम कहते हैं कि अभी बारिश आने वाली है, बिकॉज मून स्टार्टिंग टू राइज विद द मृग नक्षत्र। ओके, तो ये 4 दिन में वो 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। मीन्स पहले दिन में फर्स्ट पॉइंट से, वो फर्स्ट पादा से वो राइज होगा, दूसरे दिन में सेकंड पादा से होगा, तीसरे थर्ड पा, तो इसको ऐसा डिवाइड किया गया है। तो इस हिसाब से हमने लूनार कॉन्स्टिलेशंस को डिवाइड किया है। मीन्स व्हाट, आवर नक्षत्र, वी कैन कॉल दैट लूनार कॉन्स्टिलेशंस। ओके, और जो आपने सुना होगा कि आपकी जो जोडाइक साइन है, वो 2 टाइप की साइन होती है आपके, अगर बर्थ कुंडली में आपने देखा होगा तो। एक होता है सन बेस एंड एक लूनार बेस। तो सन बेस मीन्स व्हाट, जब आपका जन्म हुआ तब सन किस कॉन्स्टिलेशन में था, उसे सन बेस जोडाइक कहते हैं।
एंड जब आपका जन्म हुआ तो मून किस कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र में था, उसे हम कहते हैं मून बेस्ड जोडाइक साइन। ओके, सो ये नक्षत्र जो है ये भारतीय एस्ट्रोलॉजी का बेस है, जो लूनार बेस है। ओके, वैसे ही चाइना का जो एस्ट्रोलॉजी है या चाइना का जो ये जो पूरा एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइडेशन उन्होंने किया है सेलेस्टियल स्फीयर का, तो उनके जो नक्षत्र उनके जो कॉन्स्टिलेशंस है ये राउंड अबाउट 120 के आसपास है कॉन्स्टिलेशंस। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग है, बट द लेटेस्ट जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने एग्री किया है सभी के साथ कि 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टिलेशंस जो हम ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज करेंगे, जिनका रेफरेंस, इसीलिए हम 88 कॉन्स्टिलेशंस के अराउंड ही पूरा बातचीत करने वाले। ओके, सो नक्षत्र तक आपको समझ में आया क्या है? कुछ डाउट? कॉन्स्टिलेशंस जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे किए हैं, बट नाउ फ्रॉम द 1920 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने 88 कॉन्स्टिलेशंस को स्टैंडर्ड माना है और सभी जो काम होता है उनके 88 कॉन्स्टिलेशंस के हिसाब से ही होता है। ओके, सो अगर आपको नक्षत्र के डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। आई विल शेयर दिस डायग्राम और यू कैन गेट दिस डायग्राम ऑन इंटरनेट ऑल्सो। तो ये पूरे कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है एंड रेवती नक्षत्र तक ये हमने काउंट किया है पूरा। ओके, सो यहाँ पे पूरा उनका स्टार्ट टाइम है, होराइजन पे कब दिखते हैं, कब सेटिंग होता है, ये पूरा यहाँ पे उन्होंने दिया है। सो दिस इज द नक्षत्र। Then once you get the knowledge of the constellations, नक्षत्र और जोडाइक constellations, तो उसको लोकेट करना भी जरूरी है और उसके लिए स्काई ऑब्जर्वेशन किस पैटर्न में करना है, कौन से रीडिंग्स आपको लेने हैं, ये जरूरी है। बिफोर स्टार्टिंग स्काई ऑब्जर्वेशन आपको नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशंस का पता होना जरूरी है। तो उसमें पहला जो आता है कि विच पैरामीटर टू ऑब्जर्व while taking the observation। तो फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो लोकेशन एंड पोजीशन होता है। लोकेशन एंड पोजीशन मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज पोजीशन आप रेफरेंस जो है पोजीशन का वो होता है उसका कोऑर्डिनेट, एंड लोकेशन जो है वो उसका रेफरेंस होता है कॉन्स्टिलेशन। कि अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्टार को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो थ्रू टेलीस्कोप या पर्टिकुलर गैलेक्सी या जो भी आपने टारगेट रखा है ऑब्जर्वेशन का, वो किस कॉन्स्टिलेशन में आता है, मीन्स उसका लोकेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू नो दैट विच कॉन्स्टिलेशन है, कहाँ है, एंड उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको रिकॉर्ड करनी होती है। उसके लिए आपको राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, एंड फॉर दैट पर्पज इन पास्ट एरा वी यूज सम मैथमेटिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टू, जैसा आपका प्रोट्रैक्टर होता है या स्केल, रूलिंग स्केल होता है, वैसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिसका यूज करके हम राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन फाइंड आउट करते थे। एंड कॉन्स्टिलेशंस के लिए हमारे पास चार्ट्स थे, स्टैंडर्ड चार्ट। तो ये दोनों का यूज करके हम लोकेशन एंड पोजीशन उसकी रिकॉर्ड करते थे। एक बार आपने ये दोनों किया, उसके बाद आता है ब्राइटनेस स्केल, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस स्केल क्या है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग स्टार्स तो उसका ब्राइटनेस स्केल आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। दैट ब्राइटनेस स्केल फ्रॉम 0 टू +25 है, 0 टू -25 है। अभी इसमें थोड़ा इनवर्स आपको देखना पड़ेगा कि 0 टू माइनस जब जाता है तो ये ब्राइट होता जाता है ऑब्जेक्ट, एंड 0 टू प्लस जब जाता है तो वो फेंट होता जाता है। तो उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है कि आपको अगर किसी का ब्राइटनेस डिफाइन करना है, मीन्स मान लीजिए सन का ब्राइटनेस जो है ये -25 डिग्री तक है, मीन्स व्हाट, कि वो बहुत ब्राइट है, उसका जो एक्सपोजर है वो आपको कम करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने माइनस नोटिफिकेशंस दिए हैं। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट कम ब्राइट है, फेंट है, तो आपको ज्यादा एक्सपोजर देके देखना पड़ेगा, इसलिए उसको प्लस में इंडिकेशन किया है।
तो ब्राइटनेस स्केल आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद राइजिंग एंड सेटिंग टाइम मीन्स व्हाट, डेट, टाइम एंड डेट, कि ये ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर, आप अगर लीजिए कोई प्लैनेट है या कोई कॉन्स्टिलेशन या मेसियर ऑब्जेक्ट है, तो वो कब राइज होता है होराइजन से और कब सेट होता है, ये दोनों टाइम एंड डेट्स आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, ताकि आप एक पैटर्न ढूंढ पाओ और उस एरिया में उसे ऑब्जर्व कर पाओ जब भी आपके पास मीन्स उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन पैरामीटर है जो आपको लिखना पड़ता है या रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद कि पर्टिकुलर, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट्स है बट देयर आर इवेंट्स ऑल्सो, सेलेस्टियल इवेंट्स भी होते हैं, तो उनके कौन से आपको रिकॉर्ड लेने पड़ते हैं। तो जैसा कि इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स है, तो पहला रिकॉर्ड तो टाइम का लेना पड़ता है कि ये इक्लिप्स कितने देर तक चला है। ओके, फ्रॉम 1 मिनट टू 0 to 1 मिनट या 2 मिनट्स या आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं चलता इतना, बट ये कितने टाइम तक चला इक्लिप्स, उसका टाइम रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन द सेकंड, द लोकेशन, कि सेलेस्टियल स्फीयर पे उसका लोकेशन मींस कोऑर्डिनेट क्या था जब वो इक्लिप्स हुआ था, तो सन का कोऑर्डिनेट क्या था, मून का कोऑर्डिनेट क्या था, ये लोकेशन आपको लेना पड़ता है। देन सोलर फ्लेयर, जब इक्लिप्स होता है तो बेसिकली व्हाट हैपन इन सोलर इक्लिप्स, कि उसके मून के पीछे सन जाता है या सन के आगे मून आता है और उसका शैडो अर्थ के ऊपर आता है। तो ऑब्वियसली वी कैन ऑब्जर्व द डिटेल्स ऑफ सन बिकॉज उसका जो ब्राइटनेस है वो काफी कम हुआ होता है ड्यू टू द मून। तो उसका यूज करके हम सोलर फ्लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। सोलर का जो कोरोना होता है मीन्स व्हाट, द आउटर लेयर ऑफ सन, उसे कोरोना कहते हैं। नॉट आवर कोविड कोरोना, इट्स एन आउटर लेयर ऑफ एनी स्टार या पर्टिकुलर सन, तो उसको कोरोना कहते हैं। जनरली उसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। वाई? बिकॉज इफ यू पॉइंटिंग सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टूवर्ड्स द सन विदाउट फिल्टर और इन नॉर्मल कंडीशन, तो इतना ब्राइटनेस होता है कि जो हमारे फोटो डिटेक्टर डिवाइसेस होते हैं वो डिटेल नहीं ले पाते। ओके, नाउअडेज वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज, बट इन पास्ट एराज जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम इक्लिप्स का यूज करके सन के ऑब्जर्वेशंस लेते थे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो ए वन पैरामीटर टू ऑब्जर्व इन इक्लिप्स। उसके बाद जो है ट्रांजिट, अभी लास्ट टाइम जो मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि ट्रांजिट क्या होता है, तो बेसिकली ट्रांजिट क्या होता है कि लाइट सोर्स के आगे से अगर कोई छोटा सा, कंपेरेटिव छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है एंड ड्यू टू दैट उसके इंटेंसिटी में चेंज होता है लाइट सोर्स के, उसे हम ट्रांजिट कहते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि सन है, सन के सामने से अगर जो मर्क्यूरी या विनस जाएगा, तो उसे हम ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी और ट्रांजिट ऑफ विनस कहते हैं। तो इन दैट इवेंट आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो उसका स्टार्ट टाइम क्या है, मीन्स ट्रांजिशन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, ये ऑब्जर्व करना है। उसके बाद ड्रॉप इन लाइट इंटेंसिटी, कि जो पर्टिकुलर लाइट आता था अगर उसके सामने से छोटा सा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो देर आर माइन्यूट फ्लक्चुएशन और चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो उसको भी डिटेक्ट करना पड़ता है। बट फॉर दैट यू नीड सम एडवांस इंस्ट्रूमेंट, इफ यू एसोसिएट विथ सम ऑब्जर्वेटरी, तो आप वो रीडिंग भी ले सकते हो इंटेंसिटी का। ओके, सो बाय यूजिंग दिस रीडिंग्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द दैट ऑब्जेक्ट मास, दैट ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, अलग अलग उसके पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। And the same method we are using to find out exoplanets. Means what? There are other systems, star systems which have their own planets. तो उस planets के details find out करने के लिए ये transit observations हम करते हैं। ट्रांजिट के बाद आएगा ऑकल्टेशंस के ऑब्जर्वेशंस, उसके लिए आपको सेम उसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ब्राइटनेस इन, चेंज इन ब्राइटनेस, ये ऑब्जर्व करना पड़ता है। ओके, सो इतने टाइप्स के ऑब्जर्वेशंस हम जनरली लेते हैं। ये जो एक सिंपल सा इमेज है आप देख सकते हो कि इतने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, हर एक का ब्राइटनेस अलग है, चेंज इन पोजीशन भी चेंज होता रहता है। सो ये पैरामीटर्स हर ऑब्जेक्ट के एंड इवेंट्स के आपको एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व करने पड़ते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल सिमुलेशन, जो मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिलेशंस को कैसा पॉइंट आउट करें और उसमें से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसा लोकेट करें, ये हम थोड़ा प्रैक्टिकल सिमुलेशन में देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल सिमुलेशन, कुछ आपको क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस कि कॉन्स्टिलेशंस क्या है या फिर ज़ोडिएक साइंस क्या थे? मैंने 88 कॉन्स्टिलेशंस के लिंक्स और ड्राफ्ट बनाया है जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। सो क्योंकि 88 कॉन्स्टिलेशंस अभी बताने लगूँ तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा, इसलिए मैंने सिर्फ उसको आपको कहा है कि 88 कॉन्स्टिलेशंस है और हर एक कॉन्स्टिलेशंस का 3 पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। एक होता है अल्फा स्टार, बीटा स्टार एंड थर्ड वन कौन सा होता है? यस, व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर? यस, एस्ट्रिज्म होता है वो। मीन्स व्हाट कि एक पैटर्न बनता है, उसमें से एक दो स्टार्स को कनेक्ट करके, उसे एस्ट्रिज्म्स कहते हैं। तो वो पैटर्न आपको मेमोराइज करना पड़ता है टू लोकेट और टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो हम वो पैटर्न अभी देखेंगे। मैं यहाँ पे जो स्टेरिलियम है उससे हम सिमुलेशन देखेंगे क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन स्टेरिलियम का? Yes, sir. Okay, so basically, this is a simulation of our night sky, particularly from this position जहाँ पे मैं हूँ पुणे में, उस पोजीशन का ये नाइट स्काई का सिमुलेशन है। आप अगर रिमोट एरिया में जाके देखोगे तो यू कैन सी द स्काई लाइक दिस, कि अलग अलग डॉट्स है, उसमें से कुछ स्टार्स है, कुछ प्लैनेट्स है, कुछ मेसियर ऑब्जेक्ट्स भी है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसे कॉन्स्टिलेशंस कैसा हम फाइंड आउट करें, ये देखना है। तो देयर आर सम कॉन्स्टिलेशंस जिससे आप एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो और उनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिलेशंस लोकेट करने के लिए आपको 3 चीज़ों को देखना है। पहला होता है अल्फा स्टार। अल्फा स्टार का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो सबसे ब्राइट होता है। ओके, और उसका कलर भी अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टार, और वो ब्राइटनेस भी उसका काफ़ी ज़्यादा होता है आसपास के स्टार के कंपेरेटिव, तो उसे हम अल्फा स्टार कहते हैं। अगर आपके पास अल्फा स्टार का भी पोजीशन नहीं है तो आपको फिर उसका एस्ट्रिज्म देखना पड़ता है। मीन्स व्हाट कि एक दो तारे मिलके, एक दो स्टार्स मिलके पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। ओके, तो मैं हमेशा केस स्टडी के लिए एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है जिसे ओरायन कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, उसका यूज करता हूँ। ओके, तो ओरायन कॉन्स्टिलेशंस आपने अगर देखा होगा तो उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 स्टार्स जो है एक लाइन में होते हैं, उसे हम उसका एस्ट्रिज्म कह सकते हैं ओरायन कॉन्स्टिलेशन का। कि ऐसी स्टार्स ढूंढो जहाँ पे 3 लाइन में वो स्टार्स है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिख रहा है कि ये जो 3 स्टार्स है, दिस वन, ये एक लाइन में है। तो मैं इजीली लोकेट कर सकता हूँ कि इसके आसपास जो है ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन है। अगर मैं यहाँ से इसका ऑन करता हूँ, नाउ दिख रहा है आपको, ये जो 3 स्टार्स है ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन के स्टार है, तो इसे एस्ट्रिज्म आप कह सकते हो। हर एक कॉन्स्टिलेशन का अपना एस्ट्रिज्म होता है। तो आप अगर उस एस्ट्रिज्म को मेमोराइज करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्स्टिलेशन कौन सा है। ओके, देन इस ओरायन कॉन्स्टिलेशंस का और भी डिटेल हम जानेंगे कि इस ओरायन कॉन्स्टिलेशन में आपको सबसे ब्राइट स्टार कौन सा दिख रहा है। ये जो इतना कॉन्स्टिलेशंस है इसमें सबसे ब्राइट स्टार कौन सा है? यस, तो इसमें से सबसे ब्राइट स्टार जो है वो रीगल होता है, ये वाला।
दिस वन, ओके। सॉरी, रीगल नहीं है, एक मिनट। Yes, sir. It's regal. रीगल है, बट वो हमारा अल्फा स्टार नहीं है। बिटलजियस जो है ये हमारा अल्फा स्टार है। यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन अल्फा का, ये जो है अल्फा का साइन है। और बिटलजियस जो है इस कॉन्स्टिलेशन का अल्फा स्टार है, और वो रेडिश कलर में है, तो आप इजीली उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। और उसमें जो दूसरा स्टार मिलेगा रीगल करके, वो बीटा स्टार है। यहाँ पे बीटा का साइन आपको मिला होगा, बीटा स्टार। ओके, सो हमारे पास इसका अल्फा स्टार भी है, बीटा स्टार भी है, और इसका एस्ट्रिज्म भी है। मीन्स व्हाट, एक पैटर्न हमें मिला है। ओके, तो ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन है। अभी ओरायन कॉन्स्टिलेशन को ओरायन कॉन्स्टिलेशन क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। इसका अगर इमेजिनरी फिगर आप देखोगे, तो ग्रीक माइथोलॉजी में ओरायन एक वॉरियर था, जो ओरायन जो है मीन्स अलग शिकार करता था, वॉरियर था जो शिकार करता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके हाथ में भी शिकार किया हुआ एक एनिमल है। ओके, और ये वॉरियर जैसा इसका फिगर है। एंड जनरली जो 3 स्टार होते हैं उसे ओरायन का बेल्ट कहा जाता है। मीन्स जो यूज करते थे आर्मर जैसा, ओरायन बेल्ट। ओके, तो ये ओरायन बेल्ट है। और ये जो बाकी का आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जब आप विजिबल स्काई को देखोगे नेकेड आई से, तो आपको ये स्टार्स नहीं दिखेंगे। बट ये टोटल बाउंड्री मिला के जो बनता है, इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और आपको सिर्फ इतना दिखेगा, ये नीचे के 2 स्टार दिखेंगे, ऊपर के ये 2 स्टार दिखेंगे, एंड दिस स्टार, ये जो छोटा सा स्टार है ये दिखेगा, और बीच में ये 3 स्टार दिखेंगे। तो इसका एस्ट्रिज्म जो है, ये यहाँ पे इतना एस्ट्रिज्म है। और कॉन्स्टिलेशन जो आप देखोगे, ये पूरा कॉन्स्टिलेशन इतना बड़ा है। ओके, तो इस टाइप से आपको कॉन्स्टिलेशन लोकेट करना आना चाहिए। विदाउट मीन्स शुरुआत में आप रेफरेंस ले सकते हो, बट धीरे धीरे जाके आप रेफरेंस की जरूरत नहीं लगेगी। आप सिर्फ एक स्टार या उसका एस्ट्रिज्म फाइंड आउट करके उसे देख सकते हो। अभी इसमें से नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन हम देखेंगे कि आपने अगर ये कॉन्स्टिलेशन लोकेट किया, तो उसके नीचे ही आपको डायरेक्टली एक बहुत ब्राइट स्टार दिखेगा, दिस वन, साइरस, जिसका साइरस नाम है। ओके, तो सीरियस है, साइरस भी कहते हैं। तो ये साइरस जो है ये 4th या 5th नंबर का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में, आफ्टर मून, आफ्टर जुपिटर। ओके, तो ये साइरस जो है ये एक कॉन्स्टिलेशन का अल्फा स्टार है। आप अगर देखोगे तो साइरस जो है इस कॉन्स्टिलेशन का अल्फा स्टार है। और आप अगर बाकी के स्टार को कनेक्ट करोगे, तो आपको एक शेप मिलेगा डॉग जैसा, साइरस का। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम जो है ये है कैसिनी मेजर। ओरायन का एक शिकारी कुत्ता था, मीन्स वॉरियर डॉग था वो भी ओरायन का, उसे उसका नाम था कैसिनी। तो कैसिनी मेजर एंड कैसिनी माइनर, ऐसे 2 अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस है। ऐसा कहा जाता है कि ओरायन के पीछे पीछे ही वो हमेशा जाते रहते थे शिकार करते वक्त। इसीलिए इस पोजीशन में भी आप देख सकते हो कि ओरायन के पीछे ही है वो, कैसिनी मेजर एंड कैसिनी माइनर। तो कैसिनी मेजर में जो अल्फा स्टार है साइरस, उसका यूज करके आप इस कॉन्स्टिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। सेम जो कैसिनी माइनर जो है, उसमें भी एक अल्फा स्टार है, ये वाला प्रोसियन और प्रोक्योन। तो इस स्टार का यूज करके भी आप कैसिनी माइनर को लोकेट कर सकते हो। आपके पास अगर इसका इमेज भी नहीं है, अगर ये एंड नाम भी नहीं है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस 2 स्टार एंड यू गेट दिस 2 कॉन्स्टिलेशन ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये 2 कॉन्स्टिलेशन हमने फाइंड आउट किए। अभी आप अगर देख पाओगे यहाँ पे, ये भी मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे तो कुछ Excuse दिखाई me, नहीं sir. देगा एज अ पैटर्न वाइज, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्टार आपको दिख रहा है, और ये एक स्टार दिख रहा है सिमिलर Sir. पैटर्न में। हाँ, हेलो, Hello. यस। Sir, are you showing the shape of constellations? Yes, this is also the shape na. Sir, it is not visible on the screen share. Ritika, can you see it?
Yes, it's visible for me. I can see. नहीं, शेप अभी बंद किया है, अभी Okay. शुरू किया, अभी देख रहे हो, आप देख सकते हो शेप्स। No, I am not able to see actually. So when that option of constellation is on, then only we can see that pattern of constellation, right? But now we can only see those stars, not the constellation. या यहाँ पे अगर मैं ऑफ करता हूँ तो आपको सिर्फ स्टार दिखते हैं, उसके शेप नहीं दिखेंगे, राइट? तो Okay. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू विदाउट दैट शेप हाउ यू कैन लोकेट दैट कॉन्स्टिलेशन। तो Okay. आपको फोकस करना है स्टार के ऊपर, मीन्स अल्फा स्टार के ऊपर, एंड द सेकेंड उसके बेसिक पैटर्न के ऊपर, मीन्स व्हाट, एस्ट्रिज्म के ऊपर। शेप के ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज शेप के लिए बहुत ही क्लियर स्काई लगेगा और आपको तब जाके वो शेप दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न ऐसा देखिए, एक मिनट, ये जो दिख रहा है, मैं इसका नाम भी अभी हटा देता हूँ, शायद ये बेसिक नेम है, ये नहीं हटेंगे। ये जो स्टार है, ये उसके ऊपर ही एक स्टार है, और सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे भी आपको ऐसा ही स्टार मिलेगा, ये वाला एंड दिस वन। ओके, तो ये मिलके एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप बनता है। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर शेप को कहा जाता है जेमिनी कॉन्स्टिलेशन। ओके, ये दिख रहा है, ये एंड ये, तो ऐसा कहा जाता है ये जो दो स्टार्स है, दे आर द हेड्स ऑफ दैट ट्विंस। जेमिनी कॉन्स्टिलेशन क्या है? ट्विंस है, दो ट्विंस है, उसके हेड, इनको दो स्टार को कहा जाता है। उसमें से जो पोलेक्स है वो बीटा स्टार है उसका, और ये जो है ये नहीं, शायद ये होगा, कैस्टर जो है ये अल्फा स्टार है, एंड पोलेक्स जो है ये बीटा स्टार है। एंड नीचे के जो ये दो स्टार है, राइट हियर एंड दिस वन, ये दोनों इसके सेकेंड जो है लेग्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये जेमिनी कॉन्स्टिलेशन बनता है। तो ये भी पॉइंट आउट करना बहुत ही आसान है नेकेड आई से स्काई में, बिकॉज यू कैन इजीली लोकेट दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे कुछ कॉन्स्टिलेशंस है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको कहा था कि नॉर्थ स्टार कैसा लोकेट करना है, ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली लोकेट करके नॉर्थ स्टार को। अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? तो अभी जो मैंने आपको बताया था लास्ट इसमें कि नॉर्थ स्टार आपको लोकेट करना है, तो आप कैसा नॉर्थ स्टार को लोकेट करोगे? क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? यस, मैंने जैसे कहा था कि आपको पैटर्न ढूंढना, छोटे बच्चों में ये स्किल बहुत होता है, वो ऐसे पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं खेल खेल में। तो वैसा ही स्किल आपको डेवलप करना है कि आपको पैटर्न ढूंढना है, कॉन्स्टिलेशन को फैमिलियर बनाना है आपके साथ, इसलिए आपको पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। तो जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था नॉर्थ स्टार ढूंढने के लिए, वो कौन सा था? यस, एनी इनपुट? बिकॉज ये एक्टिविटी आपको लेक्चर होने के बाद आपको अगर पॉसिबल है तो टेरेस पे या घर के बाहर जाके आप कर सकते हो, एटलीस्ट फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन विच इज हेल्पफुल टू पॉइंट आउट नॉर्थ स्टार। तो मैंने जैसा बताया कि पहला कॉन्स्टिलेशन है उर्सा मेजर, उसको आपको लोकेट करना है। भारत में उसे सप्तर्षि भी कहते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्टार्स है 1 2 3 एंड 4, ये चार स्टार बन के एक ट्रेपेजॉइडल स्ट्रक्चर बनता है, ट्रेपेजॉइड जैसा, राइट? और इसके नीचे और तीन स्टार है जिस जो पूरे नहीं दिख रहे, बट ये नीचे तीन स्टार और है। तो ये ऐसे 7 स्टार का पूरा कॉन्स्टिलेशन बनता है। उसमें से जो पहले दो स्टार है, ये एंड ये दिस वन, इसको आप अगर कनेक्ट करोगे तो ये सीधा लाइन आगे एक्सटेंड करोगे तो वो जाके मिलती है यहाँ पे इस स्टार को, और ये हमारा पोलैरिस है, राइट? आया समझ में? अभी थोड़ा सा मैं इसके डायरेक्शन इसको ऑन करता हूँ।
फिगर्स को, इमेजेस को, दिख रहा है? ये जो है उर्सा मेजर, एक बिग बियर जैसा आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये पूरा कॉन्स्टिलेशन इतना बड़ा है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन जो है वो उर्सा मेजर है। एंड टोटल कॉन्स्टिलेशंस के लिस्ट में जो सबसे बड़ा है वो हाइड्रा है। बट नॉर्थर्न की बात करोगे सिर्फ, तो उसमें उर्सा मेजर जो है ये काफी सबसे बड़ा है। उसके जो ये बेसिक जो स्टार है, मीन्स ये बीटा स्टार है एंड ये अल्फा स्टार है, ये दो स्टार को अगर कनेक्ट करके एक्सटेंड करोगे तो ये उर्सा माइनर मीन्स छोटा बियर, उर्सा माइनर का जो टेल का लास्ट पॉइंट होता है उसे हम पोलैरिस कहते हैं। तो ये आपको पोलैरिस यहाँ पे लोकेट होगा। ओके, आया समझ में? पोलैरिस कैसे लोकेट करोगे? Yes, sir. सो दिस इज द वन मेथड। बट पूरे साल में ऐसा होता है कि कभी कभी उर्सा मेजर जो है वो स्काई में नहीं होता है। ओके, कि उर्सा मेजर जो है स्काई में नहीं दिखाई देता, तब आप पोलैरिस कैसे डिटेक्ट करोगे? तो एक्चुअली जब उर्सा मेजर स्काई में नहीं होता है तो देयर इज अनदर कॉन्स्टिलेशन विच इज हेल्पफुल टू लोकेट द पोलैरिस, और वो कॉन्स्टिलेशन है कैसोपिया। यहाँ पे ये दिख रहे हो, कैसोपिया। ग्रीक माइथोलॉजी में कैसोपिया जो है, एंड्रोमेडा जो प्रिंसेस थी उसकी मदर, उसकी माँ थी कैसोपिया। ओके, तो यहाँ पे कैसोपिया आप लोकेट कर सकते हो। अभी कैसोपिया को कैसा लोकेट करना है? तो इट इज लुक लाइक ए एम, दिख रहा है आपको? एम जैसा शेप दिख रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट एम है, पूरा एम नहीं है। 1 2 3 4 5, ये एम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एम के जो ये जो दो स्टार है, थर्ड एंड फोर्थ, दिस वन, थर्ड एंड फोर्थ, इसको कनेक्ट करना है। और एक बार ये कनेक्ट हुआ तो इसके मिड पॉइंट से आपको राइट एंगल में लाइन डालना है, इमेजिनरी ऐसा। और वो लाइन अगर एक्सटेंड करोगे तो वो जाके मिलता है पोलैरिस को। ओके, कि ये जो फोर्थ एंड थर्ड नंबर का स्टार है इसको कनेक्ट करना है, एक लाइन आएगा, उस लाइन को आपको राइट एंगल में लाइन डालना है मिड पॉइंट से, इमेजिनरी लाइन, जो आगे जाके मिल जाता है हमारे पोलैरिस से। आया समझ में? सो अगर स्काई में उर्सा मेजर नहीं है तो कैसोपिया होता है, कैसोपिया नहीं है तो उर्सा मेजर होता है। बट देयर इज ऑलवेज वन, एटलीस्ट वन इज देयर, कि एक तो होता है दोनों में से, उसका यूज करके आप नॉर्थ स्टार को पॉइंट आउट कर सकते हो। राइट? तो Yes. ये ऐसा कैसोपिया का है। अभी आप अगर, मुझे मालूम नहीं फिल्म देखते हो या नहीं, इसकी थोड़ी सी कहानी ऐसी है कि कैसोपिया जो है ये एंड्रोमेडा की मदर थी। तो यहाँ पे एंड्रोमेडा आपको दिख रही होंगी, तो ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है, एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा मीन्स इट्स ए स्टोरी पार्ट, कि उसको मीन्स कैसोपी जो एंड्रोमेडा है उसको मारने के लिए छोड़ दिया गया था, बिकॉज जो क्या कहते हैं डार्क लॉर्ड या नर्क का जो देवता था उस वो इनके साम्राज्य में डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। तो फॉर रेस्क्यूइंग कैसोपिया, एंड्रोमेडा को छुड़ाने के लिए परसियस जो है वो आया था। परसियस इज डेमीगॉड, तो परसियस यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर, ये कॉन्स्टिलेशन परसियस का। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्स्टिलेशंस ऐसे कहानियों में उन्होंने आर्टिकुलेट किए हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए कि कैसोपिया के पहले आता है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा को छुड़ाने के लिए परसियस आया है। तो दिस टाइप ऑफ नो इमेजिनरी स्टोरीज आर देयर। अभी जो सेकंड जो है यहाँ पे ये वाला, ये भी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। करंटली मार्स जो है इस कॉन्स्टिलेशन में है, ये है टॉरस, एक जोडाइक कॉन्स्टिलेशन है ये टॉरस। ओके, तो टॉरस को कैसे फाइंड करोगे? इसका जो अल्फा स्टार है, ये अल्फा स्टार है अल्बेड्रान, इसे मराठी में रोहिणी तारा में कहते हैं, रोहिणी। ओके, और इंग्लिश में अल्बेड्रान कहते हैं। तो ये इसका अल्फा स्टार है, और इस स्टार के रेफरेंस में आपको यहाँ पे वी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वी, इसका एस्टेरियन जो है ये वी से डिफाइन होता है, वी टाइप स्ट्रक्चर। तो एक बार आपने ये वी टाइप स्ट्रक्चर लोकेट किया तो आपको
ये कॉन्स्टिलेशन भी आसानी से लोकेट कर पाओगे। ये बिग वी भी हो जाता है, बड़ा सा वी या छोटा वी भी आप कर सकते हो इसे, टॉरस को। अभी इस टॉरस में और एक अच्छा मेसियर ऑब्जेक्ट है जिसे प्लिट्स कहते हैं, प्लिट्स, दिस वन, प्लिट्स, ये वाला। ये जो पूरा है ये प्लिट्स के स्टार से, जिसे मराठी में कृत्तिका नक्षत्र कहते हैं। ये प्लिट्स एक मेसियर ऑब्जेक्ट है, ये आपको टॉरस के कॉन्स्टिलेशन में मिलेगा। एंड दिस मेसियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज ऑल्सो। ओके, तो ये प्लिट्स आपको टॉरस में मिलेगा, और फिलहाल यहाँ पे मार्स भी है टॉरस में। ओके, और अल्बेड्रान जो है ये रेडिश कलर का स्टार आपको यहाँ पे अल्फा स्टार कैटेगरी में मिलेगा। बेसिकली ये थोड़ा सा बाइनरी स्टार है, ये आपको ऐसा ब्लिंकिंग करते हुए भी दिख सकता है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज अल्फा स्टार और एक बीटा स्टार ये दोनों हैं इसमें, बट जनरली वी कैन टेक इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम एज अ अल्फा स्टार सिस्टम ओनली। तो यहाँ पे ये टॉरस आप लोकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस विदाउट मींस रेफरेंस, आपको एक बार पता चला कि आपको अल्फा स्टार लोकेट करना है या एस्ट्रिज्म लोकेट करना है, तो आप इजी तरीके से उसे लोकेट कर सकते हो। ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट है? No, sir. बहुत ही सिंपल है। इट्स नो, व्हेन यू डूइंग ना दिस इन इन प्रैक्टिकली, आपको बहुत मजा आने लगेगा, बिकॉज लोकेट करना उसमें आपको, फिर जब आप टेलीस्कोप भी यूज करोगे देखने के लिए तो और भी मजा आता है। बिकॉज इन दिस ओरायन, जो यहाँ पे हमने देखा ओरायन कॉन्स्टिलेशन, तो ये काफी इंटरेस्टेड कॉन्स्टिलेशन है। जब आपके पास टेलीस्कोप आता है तो आप इसे लोकेट करते हो, एंड इसके नीचे ही आपको और एक मेसियर ऑब्जेक्ट दिखेगा, दैट इज द ओरायन नेबुला। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये है ओरायन नेबुला, ये वाला, दिस वन, ये एक मेसियर ऑब्जेक्ट है। तो ये टेलीस्कोप से यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो। देन इसका जो ये स्टार है, ये जो ओरायन बेल्ट में का पहला बेल्ट का पहला स्टार जो है, उसके नीचे हॉर्स हेड नेबुला आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये हॉर्स हेड नेबुला है। और यहाँ पे काफी अलग अलग नेबुलाज है जो आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओरायन से आप स्टार्ट करो लोकेट करना। एक बार आपने ओरायन से स्टार्ट किया तो अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस आप अच्छी तरीके से उसके ढूंढ सकते हो। तो ये कुछ कॉन्स्टिलेशंस कैसे फाइंड आउट करना प्रैक्टिकली, अभी प्रैक्टिकली मीन्स बाय सिमुलेशन ही मैं कह सकता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट इन कॉमन प्लेस टू टेक टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्व द स्काई। जब स्काई ऑब्जर्वेशन होगा एंड यू कैन अटेंड दैट स्काई ऑब्जर्वेशन, तो आप प्रैक्टिकली भी हमारे साथ ये कर पाओगे। ओके, तो ये ऐसा पूरा है। मैंने जो आपको कहा था कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन जो है, तो बेसिकली उस कॉन्स्टिलेशन का नाम क्या था, कोई बता सकता है? Hydra. यस, हाइड्रा। तो आपको ये दिख रहा है, ये हाइड्रा जो है ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से जाके पूरा यहाँ तक बड़ा है ये हाइड्रा। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। साउथर्न में आपको यहाँ से, एक मिनट, एक क्रॉस है जो अभी नहीं दिख रहा, शायद ऊपर नहीं आया है वो। तो साउथर्न में क्रॉस में क्रुक्स करके सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन है, वो लगभग 11:30-12 बजे के बाद ऊपर आएगा, तब हम उसे यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ओके, जैसा नॉर्थ हेमिस्फीयर में पोलैरिस करके है पोलर स्टार, वैसा साउथ में भी एक स्टार है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज़ वेरी फेंट एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू लोकेट। ओके, सो हम साउथ डायरेक्शन लोकेट करने के लिए अल्फा सेंटोरी स्टार का यूज करते हैं, अल्फा सेंटोरीज का। ओके, जो नॉर्थ से ज्यादा नहीं दिखता, आप अगर जैसा साउथ को जाओगे तो अल्फा सेंटोरी जो है सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम से, उसका यूज करते हैं साउथ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली ऐसा कॉन्स्टिलेशंस का पूरा स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। एक और चीज, जैसा ही आप अगर टेलीस्कोप आगे हम सीखेंगे कैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे और एक एंड्रोमेडा में मेसियर ऑब्जेक्ट है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे नजदीक
स्पाइरल गैलेक्सी है हमारे मिल्की वे से, तो उसे कैसा लोकेट करें। तो जो कैसोपिया का ये जो स्टार है, ये अल्फा स्टार कैसोपिया का, तो उससे आप अगर स्ट्रेट लाइन लाओगे, एंड ये जो मिराज है, एंड्रोमेडा का मिराज नाम का एक बीटा स्टार है, उससे स्ट्रेट लाइन आप नीचे लाओगे, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिलती है। तो यू कैन सी इट, जहाँ पे अगर पूरा क्लियर स्काई होगा ना, तो ये नेकेड आई से भी दिखती है, एंड थ्रू टेलीस्कोप तो ये और भी अच्छी दिखती है। तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस कॉन्स्टिलेशन में है, एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन में। सो दिस इज द कॉन्स्टिलेशन पार्ट, हाउ टू फाइंड आउट इट। तो आर यू देयर? रितिका ओनली इज देयर, ओके। Yes, sir. सो रितिका, आपको कुछ कंफ्यूजन है अभी तक जितना हमने किया देखा? No, sir. ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी जब आप करोगे शुरुआत, तो आपको देखना है कि आपको कॉन्स्टिलेशंस का पहले ऑब्जर्वेशन लेना है, डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नहीं लेना है। पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, कि कॉन्स्टिलेशन लोकेट करना सीखना है, फिर कॉन्स्टिलेशंस के रीडिंग लेना है। आफ्टर यू आर गोइंग, मीन्स आफ्टर यू गेट परफेक्ट टू लोकेट इन कॉन्स्टिलेशन, तो फिर बाद में कॉन्स्टिलेशन के अंदर जो मेसियर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, पॉसिबली जितने हैं, उनको लोकेट करना सीखना है। एंड वंस यू परफेक्ट इन दैट, तो हमें फिर सेलेस्टियल इवेंट्स का ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करना होता है। स्टेप ऐसा होता है कि आप अगर स्टार्टिंग को ही बोलोगे कि मुझे ऑक्युल्टेशन का ऑब्जर्वेशन लेना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद कॉन्स्टिलेशंस। तो पहले कॉन्स्टिलेशन लोकेट करना सीखना है, कॉन्स्टिलेशन में मेसियर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना है, then you are going to, means you can observe or take a record of that particular event, celestial events, okay। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो मैं अभी ग्रुप में जितने भी कॉन्स्टिलेशंस है उसकी एक शीट है मेरे पास, वो शेयर करूंगा। तो यू कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दैट शीट एंड यू कैन रीड आउट ऑल अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस। और उसको मैंने लिंक भी दिया है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो you can click on that link, so you will get you go on that particular website जहाँ पे उस constellation की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ओके। तो Okay, sir. इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो टेलीस्कोप के बारे में सीखेंगे कि विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप वी नीड टू यूज, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो प्रोबेबली ये संडे को वो लेक्चर होने वाला है टेलीस्कोप के बारे में। इफ़ यू प्लानिंग टू बाय टेलीस्कोप, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, कौन सा टेलीस्कोप बिगिनर लेवल पे लेना चाहिए, कौन सा नहीं ले, मीन्स अभी नहीं ज़रूरत है जिसकी। तो ऐसा पूरा डिस्कशन आने वाले लेक्चर में होने वाला है। तो आई गेस ये लेक्चर में आपको क्लैरिफिकेशन आया होगा कॉन्स्टिलेशंस एंड बाकी के बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes. सो विल स्टॉप दिस लेक्चर फॉर टुडे एंड कंटिन्यू विद द टेलीस्कोप लेक्चर नेक्स्ट टाइम, ओके। Okay, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. Good night. गुड नाइट।